वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में हम समास पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? समास। 3 समास हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। तत्पुरुष है, अव्ययभाव है, क्रमधारय समास हमने पढ़ लिए थे। 4 नंबर जो समास है वो पढ़ेंगे हम। आज पढ़ेंगे हम द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास, ठीक है। समझ रहे हैं कि द्विगु समास कैसे आप पहचानेंगे, कैसे पता लगेगा, कहाँ पर द्विगु समास होगा, वो सारी बात अपन ध्यान में रखेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि द्विगु समास में हमें हमेशा कोई ना कोई संख्या होगी। प्रथम पद है वो संख्या का होगा। प्रथम पद क्या होगा? संख्या का होगा, ठीक है। और दूसरा जो पद है उत्तर पद वो प्रधान होता है, ठीक है। तो और जो भी पूरा पद है वो समूह का बोध करवाते हैं द्विगु समास में। ये ध्यान रखना है। तो आप इसमें लिखेंगे द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद संख्या का बोध, प्रथम पद संख्या का बोध कराने वाला होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे आप समस्त पद समूह का बोध कराता है। तो द्विगु समास क्या होता है कि द्विगु समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद, जो सेकंड नंबर जो पद होता है वो प्रधान होता है, और जो प्रथम पद है वो संख्या का बोध करवाएगा, संख्यावाची होगा प्रथम पद। अभी उदाहरण लिखेंगे तब आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा कौन सा शब्द संख्यावाची होगा द्विगु समास में। और जो समस्त पद है, मतलब समस्त पद मतलब जो पूरे हमने समास कर लिया, और जो समास करने के बाद में जो पद बनता है वो समस्त पद बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि द्विगु समास में जो समस्त पद है वो समूह का बोध करवाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। हम कहीं उदाहरण लिखेंगे तो आप लिखेंगे समस्त पद, ठीक है। और इधर लिखेंगे आप समास विग्रह या विग्रह, ठीक है। बीच में एक लाइन खींच लेंगे और फिर आप लिखेंगे इधर समस्त पद, ठीक है, और विग्रह। अब लिखेंगे आप जैसे एक शब्द है नवरात्र। कौन सा है? मैं यहाँ लिख देता हूँ नवरात्र। अब इसका हो जाएगा समास विग्रह 9 रात्रियों का समूह, ठीक है। तो समूह का बोध करवा रहा है। नव क्या है? संख्यावाची शब्द है, एक संख्या का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार का अगर कोई आपके सामने शब्द आए और समास विग्रह करने के लिए कहे या समस्त पद बनाने के लिए कहे, तो आप उसमें कुछ समूह शब्द जोड़ेंगे कि 9 नवरात्र में 9 संख्या होगी और रात्र होगी, तो 9 रात्रियों का समूह, ये शब्द इसका समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर अपन एक और लिखें तो मैंने लिखा त्रिकाल। क्या लिखा आपके सामने? त्रिकाल। तो इसका त्रिकाल में त्रि है, त्रि यानी क्या होता है? 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। मतलब ये संख्यावाची शब्द आ गया। प्रथम पद क्या आ गया? संख्यावाची आ गया। और अब इसमें समूह की बात है, 3 काल की समूह की बात है, तो इसका हो जाएगा 3
कालों का समूह, 3 कालों का समूह क्या कहलाता है? त्रिकाल। ठीक है। आप अगर और उदाहरण लिखना चाहें तो आप लिखेंगे, जैसे एक शब्द होता है शताब्दी। कौन सा होता है? शताब्दी। इसका मतलब होता है 100 अब्दों। अब्दों का मतलब होता है वर्षों, वर्ष को अब भी कहते हैं। तो 100 अब्दों या वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। और जैसे एक होता है नवग्रह, तो 9 ग्रहों का जो समूह होता है उसे नवग्रह कहते हैं। ठीक है। जैसे हो जाए मान लो सप्ताह। सप्ताह का नाम सुना होगा। तो ये सप्ताह शब्द कौन से समाज है इसमें? द्विगु, क्योंकि इसमें सप्ताह में संख्या है ना 7, इसलिए। तो 7 दिनों का जो समूह होता है उसे सप्ताह कहते हैं। 7 दिनों का समूह। ठीक है। इस प्रकार से आप सब ध्यान रखेंगे। जैसे आ जाए पंचरात्र, तो पंचरात्र का हो जाएगा 5 रात्रियों का समूह। नवरात्र तो 9 रात्रियों का समूह, पंचरात्र यानी 5 रात्रियों का समूह। रात्रियों का समूह। ठीक है। जैसे आ जाए मान लो आपके सामने त्रिगुण, क्या आ गया? त्रिगुण, तो 3 गुणों वाला या 3 गुण वाला। ठीक है। जो 3 गुण वाला होता है उसे त्रिगुण कहते हैं। जैसे आ गया त्रिवेद, तो 3 वेदों का जो समूह होता है उसे त्रिवेद कहते हैं। 3 वेदों का समूह। ठीक है। जैसे अगर 9 आ जाए, 9 लखा, 9 लखा तो हो जाएगा इसका 9 लाख रुपये के मूल्य का। जो 9 लाख रुपए का मूल्य, कोई वस्तु जो 9 लाख रुपए की है, यहाँ पर ये है, तो इसको 9 लखा कहते हैं। ठीक है। अगर आ जाए दोपहर, दोपहर का नाम सुना होगा। तो दोपहर के बाद का समय होता है उसे दोपहर कहते हैं। तो दो फिर लिखेंगे आप पहर के बाद का समय दोपहर होता है। ठीक है। एक होता है चवन्नी। चवन्नी का हो जाएगा 4 आनों का जो समूह होता है। 1 रुपये में 25 पैसे को 1 आना कहते हैं। 25 पैसे, देखो आपने 1 रुपया सुना होगा, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसे होते हैं। अगर 25 पैसे को 1 आना कहते हैं, तो 1 रुपये में 100 पैसे मतलब 25 का 1 आना, तो कितना हो गया? 4 आने। और मैंने कहा चवन्नी मतलब 4 आनों का समूह, मतलब 1 रुपया हो गया, तो उसको चवन्नी कहते हैं। ठीक है। जैसे आ गया त्रिवेणी, तो 3 वेणियों का संगम। 3 वेणियों का, वेणी बोलते हैं धाराओं को। जो धाराएं होती हैं, पानी की जो धाराएं होती हैं उनको वेणी कहते हैं। 3 वेणियों का जो संगम स्थल होता है उसको ध्यान रखना है, एक त्रिवेणी कहते हैं। ठीक है।
तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो द्विगु समास होता है उसमें पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद क्या होगा संख्यावाची होगा, और उसमें समूह, देखो समूह समूह आ रहा है ना, तो समूह समस्त पद में जो समूह का है वो बोध होगा। ठीक है, तो ये आपको द्विगु समास के बारे में ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आपका द्विगु समास इतना ही है। द्विगु समास के बाद में आता है आपका 5 नंबर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, आप इसको द्वंद्व को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे। द्वंद्व समास, या इसको भी आधा लिख देते हैं। यह है द्वंद्व समास। इसमें द हलंते, न हलंते, द हलंते, ठीक है, इसमें द आधा है, हलंते। अब समझना है कि द्वंद्व समास क्या होता है। देखो द्वंद्व समास होता है ना, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे, जिस समास, लिखेंगे जिस समास के दोनों पद प्रधान, दोनों पद मतलब उत्तर पद और पूर्व पद को हम कह सकते हैं दोनों पद। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और लिखेंगे इस समास में दोनों पदों के मध्य योजक, क्या लिखा मैंने, योजक शब्दों और अथवा या व आदि का लोप होता है, ठीक है। और क्या होता है, और जो सामासिक पद हैं उन पदों के मध्य यथासंभव योजक चिन्ह का लोप रहता है। अब आपको ध्यान से सुनना है। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसा कोई समास जिसमें उत्तर पद और पूर्व पद, मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं, ठीक है, उसे कौन सा समास बोलेंगे हम, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि पहला पद भी प्रधान होता है, अभी उदाहरण समझेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा, और दूसरा पद भी क्या होता है, प्रधान होता है। इस समास में दोनों पदों के मध्य योजक शब्दों और अथवा या व आदि का लोप होता है। इसमें क्या होता है, जब अपन समास करते हैं, सामासिक पद बनाते हैं, तो इसके बीच में अगर कोई योजक शब्द हैं, दोनों को शब्दों को जोड़ने वाला, जैसे
दो शब्दों को जोड़ने के लिए क्या होता है, एक तो और यूज करते हैं, एक अथवा यूज करते हैं, एक या और व, ये ऐसे शब्द होते हैं जैसे तथा, और, या, व, जिनका हम शब्दों को जोड़ने में करते हैं, योजक शब्दों ये कहलाते हैं। तो इनका तो लोप करना एक तो, और सामासिक जो पद है, कौन सा पद, सामासिक पद, तो जब समास विग्रह करेंगे तो आपको ये जोड़ने हैं, और जब समास आपको सामासिक पद बनाएंगे तो उसके बीच में ये शब्द योजक चिन्ह लगाना है, यथासंभव। ठीक है, सामासिक पदों के मध्य यथासंभव योजक चिन्ह का लोप रहता है, जितना हो सके कभी यथासंभव। बाकी ये ध्यान रखना है आपको कि इस प्रकार की परिभाषा है इसकी। तो बात करते हैं अपन एक एक समास की। अब द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो आप लिखेंगे द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व समास। अब समझेंगे इतरेतर क्या होता है। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, और तीसरा होता है विकल्प द्वंद्व समास। विकल्प या विकल्प द्वंद्व समास 3 समास है। ठीक है, तो इतरेतर द्वंद्व समास, समास कितने प्रकार के होते हैं? द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और विकल्प या विकल्प द्वंद्व समास। तो विकल्प द्वंद्व समास ये 3 हो गए। सबसे पहले बात करते हैं अपन 1 नंबर इतरेतर द्वंद्व समास। तो इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, अब इसकी 2-3 बातें लिखेंगे, फिर आप उनको आराम से देख करके समझ सकते हो। तो मैं पहले बात लिख देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। नहीं मैं सीधे बोलूँगा तो शायद आपको बात समझ में नहीं आए। पहले मैं लिख लेता हूँ कौन कौन सी बातें हैं, तो आप ध्यान से लिखेंगे, साथ साथ में समझेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ आप लिखेंगे, जहाँ दोनों पद प्रधान, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, आगे लिखेंगे वहाँ इतरेतर, वहाँ इतरेतर, आगे लिखना है आपको, इतरेतर द्वंद्व समास होता है। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अब देखो आगे लिखना है आपको, इतरेतर द्वंद्व में और का लोप हो जाता है या और लोप होता है। ठीक है, एक बात ये लिखनी है।
तो जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान होंगे वहाँ कौन सा समास होगा? इतरेतर समास होगा। और वहाँ इतरेतर समास होगा और इतरेतर द्वंद्व में और का लोप हो जाता है। जो और है जो क्या करता है, एक योजक शब्द है, योजक शब्द क्या हो जाता है यहाँ पर? गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक बात आप और भी लिखेंगे, तो इसके आगे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप, इसमें ऐसे संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसके दोनों ही पद संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने जो बात लिखी है वो आप ध्यान से सुनेंगे। देखो मैंने आपके सामने बात क्या लिखी है, इतरेतर समास। जहाँ दोनों पद प्रधान होंगे तो सीधी सी बात है इतरेतर द्वंद्व समास होगा। और इतरेतर द्वंद्व समास में और का लोप हो जाता है, एक तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इसमें ऐसे संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है जिसके दोनों ही पद संख्या का बोध करवाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों शब्द संख्यावाची होते हैं। क्या होते हैं? संख्यावाची। जैसे 1 से 9 तक हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, इन सभी को छोड़ करके बाकी क्या होते हैं? ध्यान रखना, इतरेतर द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, अभी उनकी हम बात करेंगे कल अगली वीडियो में कि किस प्रकार से इसके उदाहरण हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। फिर समाहार द्वंद्व और विकल्प द्वंद्व समास सबकी बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा 2-3 बार इस वीडियो को देखना है और ये लिखना भी है।